नीट पीजी 2024 की काउंसलिंग जो एक नॉर्मल प्रोसेस होना चाहिए था, लेकिन एक हाई स्टेक्स थ्रिलर बन के रह गया। काउंसलिंग एक सिंपल एडमिशन प्रोसेस होना चाहिए था, लेकिन ये एक अनप्रिडिक्टेबल कहानी बनकर रह गया, जिसमें कैंडिडेट्स को हर मोड पर नए चैलेंजेस मिले हैं। कैंडिडेट्स सिर्फ अपनी मेरिट के बेसिस पर नहीं, बल्कि सिस्टम फेल्योर, कोर्ट केसेस, एंडलेस डिलेज और साइकोलॉजिकल स्ट्रेस के अगेंस्ट भी लड़ रहे थे। यहाँ सिर्फ मार्क्स मैटर नहीं कर रहे थे, बल्कि सिस्टम की प्रॉब्लम्स, लीगल बैटल्स और मेंटल प्रेशर भी एक बड़ा फैक्टर बन के रह गया था। हर कदम पर नए ट्विस्ट, हर एक कैंडिडेट की अलग कहानी। काउंसलिंग प्रोसेस हर किसी के लिए अलग था और हर स्टेप पे कुछ अनएक्सपेक्टेड होने वाला था। कुछ जीत गए तो कुछ सिस्टम की वजह से हार गए। कुछ लकी स्टूडेंट्स जिनको की उनकी डिजायर्ड सीट्स मिल गई, कई स्टूडेंट्स अनफेयर प्रोसेस और डिलेज की वजह से अपनी सीट से वंचित रह गए। और देखा जाए तो कुछ आज भी कोर्ट केस के जस्टिस के लिए लड़ रहे हैं। आज भी कई स्टूडेंट्स लीगल फाइट कर रहे हैं ताकि उनको उनका हक मिल सके। तो चलिए देखते हैं कि स्टार्टिंग से, यानी कि एग्जाम के टाइम से ही, कि किस तरह से काउंसलिंग के नेगेटिव इम्पैक्ट जो है स्टूडेंट्स के ऊपर पड़ रहे हैं। एग्जाम डिस्क्रिपेंसीज। फर्स्ट एवर 2 शिफ्ट एग्जाम। पहली बार नीट पीजी 2024 2 शिफ्ट में कंडक्ट किया गया। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था कि एक ही एग्जाम 2 अलग अलग शिफ्ट में लिया गया हो। मॉर्निंग शिफ्ट इजी थी, जबकि इवनिंग की जो शिफ्ट थी वो टफ थी, लेकिन कट ऑफ को सेम रख दिया गया। और इस बार मार्क्स के अकॉर्डिंग नहीं, परसेंटेज के अकॉर्डिंग रिजल्ट आई। दोनों शिफ्ट्स के स्टूडेंट्स के मार्क्स को एक ही स्टैंडर्ड पे कंपेयर किया गया, जो बिल्कुल ही अनफेयर था। एग्जाम्पल के तौर पे अगर देखा जाए तो अमन एक कंसिस्टेंट टॉप परफॉर्मर था। सेकंड शिफ्ट में बैठा और डिफिकल्टी लेवल देखकर शॉक हो गया। अमन हमेशा अच्छा स्कोर करता था, लेकिन सेकंड शिफ्ट का पेपर अनएक्सपेक्टेड टफ था, जिसे देखकर वो बिल्कुल भी खुश नहीं था। तो वहीं रिया, जो फर्स्ट शिफ्ट में थी, कॉन्फिडेंट थी कि उसका स्कोर अच्छा ही आएगा। रिया का पेपर कंपैरेटिवली इजी था, इसलिए उसको अपनी परफॉर्मेंस पर भरोसा था। स्टूडेंट्स ने तुरंत कंसर्न उठाया, क्या दोनों शिफ्ट्स के लिए अलग कट ऑफ होगा? नॉर्मलाइजेशन मेथड क्या फेयर होगा? स्टूडेंट्स ने डिमांड की कि अलग अलग डिफिकल्टीज लेवल होने के कारण नॉर्मलाइजेशन या कट ऑफ का डिफरेंस होना जरूरी है। लेकिन एनबी ने बिना किसी ट्रांसपेरेंसी के रिजल्ट रिलीज कर दिए। रिजल्ट कब और कैसे डिक्लेयर किया गया, इस पर कोई क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई। मॉर्निंग शिफ्ट वाले ज्यादा स्कोर कर गए, जबकि सेकेंड शिफ्ट के कैंडिडेट्स सफर कर गए। जिनकी शिफ्ट इजी थी उनके मार्क्स ऑटोमेटिकली ज्यादा आए, और जो टफ शिफ्ट में थे उनका रैंक गिर गया। टॉपर्स का रैंक ड्रास्टिकली गिर गया, जबकि कुछ एवरेज स्कोरर टॉप 500 में दिखने लगे। जो हमेशा टॉप करते थे उनका रिजल्ट अनएक्सपेक्टेड तरीके से डाउन हो गया, जबकि कुछ ऑर्डिनरी स्कोरर टॉप रैंक पे आ गए। सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म थे, सारे ग्रुप्स फ्रस्ट्रेशन से भर गए। उसके बाद आरटीआई एप्लीकेशन एक एक करके डाली गई। स्टूडेंट्स और पेरेंट्स ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपनी नाराजगी दिखाई और आरटीआई के जरिए आंसर मांगे। सुप्रीम कोर्ट तक मैटर पहुंचा, लेकिन नतीजा वही, एनबी कोई सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं दे पाया। बात इतनी बढ़ गई कि लीगल एक्शन लिया गया, लेकिन अब तक कोई क्लियर रिस्पांस नहीं आया था। और कोर्ट केसेस एंड काउंसलिंग डिलेज के कारण ये जो काउंसलिंग की प्रोसीजर थी वो एक एंडलेस वेटिंग पीरियड में चला गया। उधर एक प्रॉब्लम सॉल्व भी नहीं हुई थी कि नए कॉम्प्लिकेशन शुरू हो गए। एमसीसी ने जुलाई में काउंसलिंग स्टार्ट करने को कहा था, लेकिन बार बार पोस्टपोनमेंट होती रही। ऑफिशियल शेड्यूल डिक्लेयर किया गया था, लेकिन मल्टीपल बार डेट्स को चेंज किया गया। कुछ स्टेट कोर्ट ऑर्डर का वेट कर रही थी, जबकि कुछ बिना वेट किए प्रोसीड कर गई। हर स्टेट का अपना अलग रिस्पॉन्स था। कोई वेट कर रहा था और कोई बिना सोचे समझे प्रोसेस चालू कर रहा था। तो वहीं एमपी काउंसलिंग भी एक कोर्ट केस की वजह से डिले हो गई। एमपी स्टेट काउंसलिंग भी एक लीगल इश्यू में फंस गई, जिसकी वजह से और डिलेज हो गए। कैंडिडेट कंफ्यूज थे, क्या सीट लॉक करें या नेक्स्ट राउंड का वेट करें। स्टूडेंट्स के लिए डिसीजन लेना मुश्किल हो गया था कि अभी सीट ले या अगली अपॉर्चुनिटी का इंतजार करें। कोर्ट हियरिंग होती रही, लेकिन हमेशा डिसीजन एक ही मिला। नतीजा हमेशा एक ही चीज देखने को मिला, नेक्स्ट हियरिंग डेट। हर बार केस सुनवाई होती थी, पर हर बार सिर्फ अगली तारीख ही मिलती थी, कोई फाइनल डिसीजन नहीं आया। तो एमपी का जो इशू था वो काफी यूनिक था।
एमपी राउंड 2 की रिजल्ट्स ऑल इंडिया राउंड 3 के बाद आई। सबसे बड़ा सवाल ये था, रेजिग्नेशन प्रोसेस कैसे होगा। कैंडिडेट के पास ऑल इंडिया राउंड 3 के बाद एमपी की बेटर सीट्स लेने का ऑप्शन होना चाहिए था, लेकिन डिले की वजह से कंफ्यूजन बढ़ गया। अगर किसी ने एमपी राउंड 2 सीट्स रिजाइन की तो क्या वो आगे एलिजिबल होगा, और इस डिले के चक्कर में कई कैंडिडेट्स ने अपनी बेटर सीट्स खो बैठा। कर्नाटका स्टेट की भी एक अलग कंट्रोवर्सी हुई, सिस्टम फेल्योर एंड कैंडिडेट सफर। कर्नाटका राउंड 3 एक नॉर्मल राउंड होना चाहिए था, लेकिन सबसे बड़ा कंट्रोवर्सी बन गया। कर्नाटका और महाराष्ट्र की ब्रोशर में क्लियर लिखा था कि ऑल इंडिया राउंड 3 में सीट ले चुके कैंडिडेट्स स्टेट राउंड 3 के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। फिर भी कर्नाटका राउंड 3 में काफी कैंडिडेट ने फॉर्म फिलअप कर दिया जो ऑलरेडी ऑल इंडिया राउंड 3 में सीट ले चुके थे। अप्रोक्सीमेटली 63 कैंडिडेट्स को कर्नाटका राउंड 3 में सीट्स अलॉट भी हो गई। अब बात यहाँ पे ये आती है कि अगर आपने क्लियरली मेंशन किया हुआ है स्टार्टिंग से ही अपने ब्रोशर में कि राउंड 3 में जिसको भी सीट ऑल इंडिया से अलॉट होती है वो कैंडिडेट स्टेट की काउंसलिंग यानी कि कर्नाटका की काउंसलिंग राउंड 3 के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, तो बेटर ये होता कि चॉइस फिलिंग करने का ऑप्शन ही उनके पास नहीं होता। क्योंकि ये स्टूडेंट्स की गलती नहीं है। स्टूडेंट्स अपने हक के लिए, अपने बेटर सीट्स के लिए हर मोड़ पे बेटर सीट्स के ऑप्शन जरूर देखेंगे। बाद में कर्नाटका ने इन सीट को कैंसिल तो कर दिया, पर अब सबसे बड़ा सवाल था ये वैकेंट सीट का क्या होगा। कर्नाटका अथॉरिटीज ने डिसाइड की कि ये सीट्स स्टे वैकेंसी राउंड 4 में ऐड होंगी, लेकिन देखा जाए तो ये सबसे बड़ा इनजस्टिस है। जो राउंड 3 के लिए एलिजिबल थे वो स्टे राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं रूल के अकॉर्डिंग। अगर वो सीट्स राउंड 3 में ही रहती जो सीट्स उन्होंने कैंसिल किया, तो हो सकता है राउंड 3 वाले जो भी कैंडिडेट थे उनको बेटर सीट्स का ऑप्शन जरूर मिलता। ये एक और सिस्टम फेल्योर ही था। ओवरऑल अगर आप काउंसलिंग को देखते हो तो नीट पीजी 2024 की काउंसलिंग द लॉन्गेस्ट काउंसलिंग एवर। नीट पीजी 2024 की काउंसलिंग हिस्ट्री की सबसे लंबी चलने वाली काउंसलिंग बन गई। एग्जाम 10 मार्च को हुआ था, लेकिन अब फरवरी 2025 में भी काउंसलिंग चल रही है। हर स्टेप पे डिलेज, हर राउंड में नए कंट्रोवर्सीज। कुछ स्टेट्स अभी भी काउंसलिंग कंडक्ट कर रही है और कई कोर्ट केसेस अभी भी पेंडिंग में हैं। और भी ट्विस्ट आने वाले हैं, क्योंकि अब तक किसी भी पैरामीटर पे ये काउंसलिंग स्मूथली नहीं चल पाई है, तो कहानी अभी भी खत्म नहीं हुई है। अगर हम कंक्लूजन को देखते हैं तो नीट पीजी 2024 ने ये प्रूफ कर दिया है कि सिर्फ मेहनत काफी नहीं होती है, सिस्टम के अगेंस्ट लड़ना भी आना चाहिए। कुछ लोगों ने काउंसलिंग गेम स्मार्टली खेला और सीट ले ली, कुछ सिस्टम की वजह से हार गए और कुछ आज भी कोर्ट केस में जस्टिस के लिए लड़ रहे हैं। तो क्या नीट पीजी 2024 की काउंसलिंग आपके लिए फेयर रहा या आप भी सिस्टम से हार गए? क्योंकि नीट पीजी 2024 की काउंसलिंग ने स्टूडेंट्स को हमेशा एक डायलेमा में ही रखा। बहुत सारे एस्पिरेंट्स को सिस्टम फेल्योर और रिपीटेड डिलेज के कारण अपनी डिजर्व सीट्स के बजाय एडजस्ट करना पड़ा। ये सिर्फ एक इंडिविजुअल रीजन नहीं है, बल्कि देश के फ्यूचर डॉक्टर्स का कैरियर के साथ एक इनजस्टिस है। गवर्नमेंट को इस पर ध्यान देने की काफी जरूरत है ताकि अगली काउंसलिंग नीट पीजी 2025 ज्यादा ट्रांसपेरेंट और फेयर हो। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? आप अपना ओपिनियन कमेंट्स में जरूर शेयर करें। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में और भी डिस्क्रिपेंसीज को हाईलाइट करना चाहिए था, तो वो भी कमेंट्स में मेंशन करें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ जरूर शेयर करें, ताकि सबको ये पता चले कि आखिर आपकी डिजायर्ड सीट्स आपको किन रीजन की वजह से नहीं मिल पाई है।